करें। जी मैम, क्लियर है आपकी आवाज। ठीक है जी। आज हम लोगों की थर्ड मोडेलिटी है अल्ट्रासाउंड, बेसिकली फोर्थ वन। एक्सरे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें रेडिएशन यूज होती है, सीटी में भी हमने पढ़ा कि उसमें रेडिएशन यूज होती है। एमआरआई में क्या यूज हो रहा था? मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक फील्ड, वो वेव्स नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में हमने पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड में जो यूज होती है वो साउंड वेव्स यूज होती हैं, ये वेव्स होती हैं। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की हम लोगों ने कल बात की थी कि उसकी जो है ये आयनाइजिंग नहीं होते, यानी कि जो एक्सरे है वो बॉडी में आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, जबकि अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जो है आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है जी। तो अल्ट्रासाउंड को जो है क्या कहते हैं हम लोग, अल्ट्रा और साउंड किस वजह से कहते हैं या किस बेस पे हम इसको कहते हैं? क्योंकि कुछ साउंड वेव्स जो हमारे ऑडिबल होती हैं, हमें सुनाई देती हैं, वो हमारे डेसिबल की रेंज में आते हैं, जो 20 से 20 जो है वो गीगाहर्ट्ज या उसके में डेसिबल के रेंज में आती हैं, जो हमें सुनाई देती हैं। जो हम बात करते हैं या कोई भी आवाज किसी तरह की, वो हमारी ऑडिबल रेंज में आती है, जिस वजह से हमें वो सुनाई देती है। इसको हम अल्ट्रासाउंड इसलिए कहते हैं कि एक तो इसमें साउंड वेव यूज होती है और दूसरा वो हमारी ऑडिबल रेंज से, यानी कि सुनाई देने वाली रेंज से काफी ज्यादा आगे होती है उसकी रेंज। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई रेंज की होती है, तो इस वजह से हम इसको बोल देते हैं अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड फंक्शन किस तरह से करता है? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ऑल्सो कॉल्ड सोनोग्राफी, यानी कि इसको हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं उनको सोनोलॉजिस्ट भी कहते हैं। Involves exposing part of the body to high frequency sound waves to produce pictures of the inside of the body। यानी कि हमारी क्या होता है कि हम एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब, अगर आप ये सिंपल एक मशीन देखें, इस मशीन के साथ आपको 3 तरह की चीजें पड़ी हुई नजर आ रही होंगी, मतलब डिफरेंट शेप्स में जो पड़ी हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीनों इसके प्रोब्स होते हैं। इन प्रोब्स का फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से इनमें ये डिफरेंस होता है। जो ज्यादा बड़े कैलिबर वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाला प्रोब होता है वो स्मॉल, हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रोब जो होता है उसका फुटप्रिंट स्मॉल होता है। इनमें से, इन तीनों में से अगर ये जिसको रेड मैंने किया हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेकिन इसका फुटप्रिंट यानी कि इसका ये जो पार्ट है, ये वाला, ये कम होता है, ये स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोब, अल्ट्रासाउंड प्रोब्स। यानी कि हमारे जो ये मशीन है, इसकी ये पूरा जिसको हाउस किया हुआ है, जिस कैबिनेट को, इसने ये तीनों प्रोब यहाँ से अटैच हुए हुए हैं, इनके अटैचमेंट्स। यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट होती है, फिर इनके इस तक पहुंचती है। इसको फिर हम बॉडी के पार्ट के साथ, जिसको हमने विजुअलाइज करना हो, उस पे जेल लगाते हैं एक। अल्ट्रासाउंड और बॉडी के इन बिटवीन, मतलब जो प्रोब है और बॉडी, उसके बिटवीन हम जेल यूज करते हैं। उस जेल का फायदा ये होता है कि हमारे स्ट्रक्चर हमें अच्छे से विजुअलाइज हो जाते हैं, वरना जो स्किन होती है उस पर ड्राइनेस होती है या बाल होते हैं, तो उससे इमेज हमारा अच्छे से नहीं बनता। और मोस्टली लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इसलिए क्योंकि ये सेफ होता है, इसमें कोई आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती। तो आजकल अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अल्ट्रासाउंड जो है, एक और चीज के, अल्ट्रासाउंड बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट का हो जाता है, लेकिन मोस्टली इस पे हम वेसल्स को देख सकते हैं, अच्छा, यानी कि आर्टरीज, वेन्स वगैरह को देख सकते हैं, उसमें ब्लड फ्लो देख सकते हैं। फिर आपके मसल्स को हम अच्छा देख सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अच्छा, गायनी के लिए। और सबसे मेजर यूज इसका हार्ट के लिए है, उसके लिए यूज तो अल्ट्रासाउंड ही होता है, लेकिन उसका प्रोब डिफरेंट होता है। प्रोब इसी तरह का ही होता है, लेकिन उसका फुटप्रिंट इससे भी स्मॉल होता है। ये भी यूज हो जाता है, और इससे स्मॉल वाला वो बच्चों में यूज होता है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखें कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल जो है हर एक, जो क्या कह लें, ह्यूमन है उसका हो सकता है। और कार्डिक अल्ट्रासाउंड को हम एकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं।
ठीक है, अगर आपको कई बार लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी को बोलते हैं दिल का अल्ट्रासाउंड करवाया। या कोई आपसे पूछे एकोकार्डियोग्राफी क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं एकोकार्डियोग्राफी इज बेसिकली द अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। उसमें हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, उसमें मशीन यही यूज होती है सेम, सिर्फ थोड़ा बहुत इसमें प्रोब का डिफरेंस होता है। इसमें मस्कुलोस्केलेटल प्रोब भी होता है, और वही बात की जिस तरह कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, इसी तरह अल्ट्रासाउंड मशीन में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जो कार्डियक के लिहाज से उसको फिर उस तरह वो मतलब जो है वो ऑपरेट करते हैं मशीन को। ठीक है, फिर आगे है जी, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस डू नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन as used in x-rays because ultrasound images are captured in real time. They can show the structure and movement of the body's internal organ. अच्छा, कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ लफ्ज नजर आए रियल टाइम इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड के आगे रियल टाइम इमेजिंग लिखा है आपको जो है, अगर कैथ लैब की बात करें या जियोग्राफी की तो उसमें भी लिखा है रियल टाइम इमेजिंग, तो रियल टाइम इमेजिंग ये होता है कि आपकी बॉडी में इस टाइम जो चल रहा होता है उसको किस तरह से व्यू हम कर रहे होते हैं उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू फेजेस। मतलब जैसे ब्लड फ्लो, लाइक लेट्स सपोज कि अगर हम लोग कोई वीनस अल्ट्रासाउंड या आर्टीरियल अल्ट्रासाउंड हम कर रहे हैं तो उसमें ब्लड फ्लो जिस तरह से हो रहा होता है ऑर्गन्स की तरफ, हम उसको पूरा लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ से ये हार्ट में एंटर हो रहा है या इस तरह यहाँ से बाहर को जा रहा है। तो ये चीजें उसको हम कह देते हैं रियल टाइम, कि जो चीजें जिस तरह से आपकी बॉडी में फंक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहे हैं उसी तरह आप उसको व्यू कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो उसको हम बोल देते हैं रियल टाइम। ठीक है, तो उसमें यह है कि आप मूवमेंट को देख सकते हैं। एको और ईसीजी में जो डिफरेंस है, एको मैंने आपको बताया इट इज द अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, while द ईसीजी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। उसमें आपको एक इमेज ही मिलता है, उसमें आपको कोई ये इस तरह, उसमें तो आप हार्ट के अगर यहाँ पे एक मिनट, अच्छा जी, अगर हम देखें तो ईसीजी पे आपका ईसीजी पे आपका सिर्फ यूं आपको लाइंस मिलती हैं ऐसे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, ये इस तरह से आपको ऐसे मिलेंगी लाइंस बनी, जबकि एको के ऊपर आपको पूरे के पूरे हार्ट के इस तरह से ऐसे चैम्बर्स बने हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आप 4 चैम्बर्स का, फिर उनके यहाँ पे जो मिड में वेल्व्स होते हैं उनका आप पूरे का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसकी मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है एको में और ईसीजी में। ईसीजी इज द study of electrical conductivity of the heart, while echocardiography is the ultrasound of the heart. ठीक है, तो ईसीजी का लेक्चर हमारा कल इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, लाजमी उसको आप लोग जो है वो ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक को हम किस तरह से ईसीजी पे व्यू कर सकते हैं, जो कि जनरली जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं उनको आना चाहिए, ताकि अगर आपके घर में किसी की ईसीजी वगैरह होती है तो आपको पता हो इसमें डिफेक्ट कौन सा है। या आप अगर किसी पास वाले सेटअप में ले गए हैं, वहाँ कार्डिक सेटअप नहीं है, तो आपको ईसीजी खुद को पता होनी चाहिए कि हार्ट अटैक तो नहीं है, ऑन गोइंग एमआई तो नहीं है, तो वो हम लोकेट कर सकें। ठीक है, वो इंशाल्लाह वो कल का लास्ट हमारा सेशन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है कि ये रियल टाइम इमेजिंग होती है, इसमें एक्सरेज यूज नहीं होती हैं, और इसके अलावा इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी डेप्थ जो है ना वो उतनी कम होती है, मतलब क्योंकि जैसे जैसे बंदा ओबीज होता है, मोटा होता जाता है ना, तो अल्ट्रासाउंड इतने अच्छे से अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो हम फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे तो इमेज हमारा ब्लर सा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैम ये रिपीट कर दें, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी की ये बात की है कि 2 तरह के हमारे पास प्रोब्स होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। जो हमारे एडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लो फ्रिक्वेंसी वाला प्रोब यूज करते हैं, क्योंकि हमें इमेज अच्छा चाहिए होता है, और उनमें क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है इतने स्ट्रक्चर लेयर से पास करके जाना होता है, क्योंकि ओबीज होते हैं या जैसे भी, तो उनमें इमेज जो है ना वो थोड़ा कह लें डिले होता है उसमें इमेज बनने में, और इमेज का थोड़ा कंट्रास्ट उसमें अच्छा नहीं होता जो लो फ्रिक्वेंसी के होते हैं। और लो फ्रिक्वेंसी हम एडल्ट्स में यूज करते हैं, बड़े लोगों में। बच्चों में हम हाई फ्रिक्वेंसी की यूज करते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी स्मॉल होती है ना, तो उनमें रेज जो है वो जल्दी अंदर चली जाती हैं, और फिर हमारा बैक जब वो आते हैं तो हमें सिग्नल भी अच्छा मिल जाता है और स्ट्रक्चर भी अच्छा बन जाता है हमारा। ठीक है, ओके। अब आगे हम लोगों ने देखना है कि हम इसके लिए टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड के केस में। अल्ट्रासाउंड में हम जिस तरह हम लोगों ने
मुझे बताएं हमने सिटी में कौन सा वर्ड यूज किए थे या एक्सरे के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजीज थी? मैम हाइपोडेंस और हाइपरडेंस। हाइपोडेंस और हाइपरडेंस। गुड। और एमआरआई के केस में क्या थी? हाइपर इंटेंस और हाइपर इंटेंस। हाइपो इंटेंस और हाइपर इंटेंस। हाइपर इंटेंस। अब यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि आवाज जो है वो आपकी एको करती है, ठीक है, तो उसी बेस पे हमने, क्योंकि इसमें साउंड वेव्स को हम यूज कर रहे हैं, तो हमने उस पे इसका जो नाम है, इनमें जो टर्मिनोलॉजीज, मतलब जिस बेस पे हम स्ट्रक्चर्स का कंट्रास्ट बताते हैं, वो हाइपर इकोइक, हाइपो इकोइक, एको का वर्ड यूज होता है, ECHO। जो हम एकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं ना हार्ट के अल्ट्रासाउंड को, वो एको का वर्ड इसके साथ लगा होता है, हाइपर इकोइक एंड हाइपो इकोइक। तो सेम वही, जो हाइपर इकोइक होंगे वो ब्राइट होंगे, जो हाइपो इकोइक होंगे वो शेड्स ऑफ ग्रे में होंगे, और एक इसमें होता है एन इकोइक, यानी कि कोई एको नहीं आई उस एरिया से, कोई सिग्नल रिटर्न नहीं हुआ, ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो वो ब्लैक होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एयर जो है वो ब्लैक होती है, फ्लूइड भी ब्लैक होता है, क्योंकि फ्लूइड से किसी किस्म का सिग्नल नहीं आता। पानी में क्या एको पास कर सकती है? आपकी साउंड आप अगर बोले पानी में तो आपकी आवाज जाएगी दूसरे तक? नो मैम। इसीलिए फ्लूइड से कोई सिग्नल नहीं आता, तो वो ब्लैक होती है, ब्लैक होता है वहां का सिग्नल, और बोन्स जो है वो ब्राइट नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है मैम जी। तो आती है ना आवाज, जी, एयर से तो हम सुन सकते हैं ना, अगर हम एयर में बोले तो फिर वहां क्यों ब्लैक है? एयर में जो है वो ब्लैक इन, वो भी डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे की फॉर्म में आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि हम ब्लैक और इसकी जो बात करते हैं ना, वो ब्लैक एक्चुअल में जेट ब्लैक वाला हम हाइपर की बात करते हैं कि वो ब्राइट, और हाइपो में ना ग्रे और ब्लैक दोनों वो फ्रीक्वेंसीज उसकी आ जाती हैं। ठीक है, नहीं, इस केस में डिफरेंट है कि जो हाइपोइकोइक ग्रे वाला है वो हाइपोइकोइक है, वहां से हमें सिग्नल कम मिल रहा है, उस एरिया से सिग्नल कम आ रहा है, इस वजह से हमने उसको हाइपोइकोइक कह दिया है। और एनिकोइक जहां से बिल्कुल सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये हम लोगों ने सिग्नल जो हम लोगों को बॉडी से, मतलब अल्ट्रासाउंड भेजी हम लोगों ने, मतलब पेशेंट का, लेट्स सपोज कि यहाँ से ये पेशेंट का ये एक बॉडी पार्ट है, और यहाँ से हम लोगों ने ट्रांसड्यूसर से जो है वो अल्ट्रासाउंड पास हुई, यहाँ से वो सिग्नल इधर से पास हुआ, और यहाँ से फिर उस सिग्नल ने रिटर्न होकर दोबारा इसके पास आना होता है, और वो सिग्नल फिर बाद में यहाँ पे हमें हमारे इमेज इंटेंसिफायर पे, या कह लें जो हमारी स्क्रीन होती है थी। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सबको? ये थिंक कोई इश्यू हो गया था, ये बंद हो गया था सब कुछ बीच में। ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे थे कि वो जो सिग्नल जिस तरह से ट्रांसमिट होता है, उसकी ट्रांसमिशन की जो है क्या कहते हैं, उस बेस पे हम लोगों को जो है सिग्नल जिस तरह से रिटर्न होता है, उस बेस पे हमने इसको हाइपर इकोइक और हाइपो इकोइक का नाम दिया होता है। ठीक है, अगर तो हम लोगों को बहुत ज्यादा सिग्नल मिल रहा है और ब्राइट सिग्नल मिल रहा है, तो उसको हम कह देते हैं हाइपर इकोइक, और अगर हमें शेड ऑफ ग्रे में मिल रहा है तो उसको हम बोल देते हैं हाइपो इकोइक, और अगर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा तो उसको हम बोल देंगे एनिकोइक, और वो हमें ब्लैक शो होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बोन है वहां से हम लोगों को सिग्नल क्योंकि ब्राइट मिलता है,
वहां पे क्योंकि बोन की डेंसिटी आ जाती है, तो वहां से उस इंटरफेस से टकरा के सिग्नल हम लोगों को जब ज्यादा मिलता है तो उसको हम कह देते हैं हाइपर इकोइक, वो एरिया होता है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अल्ट्रासाउंड का इमेज है उसको समझना डिफिकल्ट होता है। उसको सिर्फ जो उस मोडेलिटी में काम कर रहा है या जिसने पढ़ा है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आपके लिए, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का सेशन है कि आपको रिपोर्ट में पता होना चाहिए, तो ये टर्मिनोलॉजीज बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि हाइपर इकोइक या हाइपर इकोइक का वर्ड वो क्या देता है। साथ तो उसने नाम उस स्ट्रक्चर का ही लेना है, हाइपर इकोइक एरिया इज नोटेड इन द लिवर और गॉल ब्लैडर या कुछ भी। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी का एक्चुअल में पता होना चाहिए कि हाइपर इकोइक क्या होता है, हाइपर इकोइक क्या होता है और एनीकोइक क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोगों ने कंट्रास्ट देखना है इसका। ये डिफरेंस होता है एनीकोइक और आइसोइकोइक और एकोजेनिसिटी पे। मतलब मिड वाला अगर आप देखें जो सर्कल है उसको आप कंसीडर करें कि वो एक ऑर्गन है और इर्द गिर्द के एरिया से वो ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसकी ब्राइटनेस, क्योंकि हमें इस एरिया से ये वाला एरिया ज्यादा ब्राइट है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हाइपर इकोइक। ठीक है, अब जब इस साइड पे बात करें कि इस एरिया से ये वाला एरिया, आप देखें, आप इसको ब्लैक तो नहीं कह रहे ना, जो मिड वाला सर्कल है वो ग्रे के शेड में है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपो इकोइक। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हाइपर इकोइक में, हाइपो इकोइक में। और इसके बाद आगे हम देखते हैं एनिकोइक का। ये देखिए, अब एक आइसोइकोइक वर्ड भी यहाँ पे आ गया कि मतलब जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, मतलब उसमें कोई डिफरेंस इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर से नहीं हमें नजर आ रहा, तो उसको हम कह देते हैं आइसोइकोइक। और ब्लैक जो नजर आ रहा है आपको, उस ब्लैक का, क्योंकि वहां से कोई सिग्नल, यहाँ से हमें कोई भी सिग्नल, इधर से सिग्नल मिल रहा है, इस एरिया से सिग्नल कोई भी नहीं मिलता, तो उसको हम कह देते हैं एनिकोइक। यानी कि किसी भी चीज के साथ जब एन लग जाता है, ए लग जाता है, उसका मतलब होता है एब्सेंट है वो चीज। तो एनिकोइक के यहाँ से एको का सिग्नल या साउंड का सिग्नल एब्सेंट है इस एरिया से, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एनिकोइक। और जिनके कंट्रास्ट सेम है, मिलते जुलते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं आइसो इकोइक। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने अब इस पे आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हमें किस तरह से व्यू होते हैं अल्ट्रासाउंड पे, हमने वो देखना है। मसल्स वगैरह जो है वो आइसोइकोइक ही होते हैं, क्योंकि सारे मसल्स का कंट्रास्ट एक जैसा होता है, अनलेस के उस मसल में किसी किस्म की कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, तो उसका फिर हो सकता है कि उस ट्यूमर का मतलब, एक मसल जो है, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक मसल है और उस मसल का नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है, और ये स्ट्रक्चर आइसोइकोइक है, और उस मसल के अंदर ही यहाँ पे कोई एक मैस पड़ा हुआ है, और उस मैस का और इसका स्ट्रक्चर सेम है, कलर सेम है, हमें सेम शो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है वो, फिर हमें ना उसकी क्या कहते हैं, ऑर्गन के शेप के लिहाज से या उसके अंदर जो चीज जैसे डेवलप हुई है, हमें उस लिहाज से हमें पता चलता है कि नॉर्मली तो ये चीज ऐसे नहीं होती। तो यहाँ पे ही हम लोगों को कोई चीज जब एक्स्ट्रा नजर आ रही है, या यहाँ का स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ का सेम क्यों नहीं है, कलर तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग सेम नहीं है, तो फिर उस बेस पे हम कह देते हैं कि हम इसका जो है वो फिर आगे फर्दर कोई और मोडेलिटी हम करवा के देख लेते हैं, मतलब सिटी करवा के देख लेंगे उस पेशेंट का। लेट्स सपोज कि अगर लिवर में कोई चीज नजर आ रही है, लेकिन उनका अगर कंट्रास्ट सेम है, हमें पता चल जाता है कि ये ट्यूमर है। ठीक है, तो फिर हम उस ट्यूमर के लिए हम क्या करेंगे, सिटी करवाएंगे, और सिटी विद आईवी कंट्रास्ट करवाएंगे, तो पता चल जाएगा जी नेचर क्या है इस पैथोलॉजी की या ट्यूमर की। ठीक है, हो भी सकता है कि ये वाला एरिया, कई बार ऐसा होता है कि लीवर का ही अगर हम पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे ये एक कैविटी बनी हो और इस कैविटी में फ्लूइड हो, तो वो सिस्टिक होता है। अब कैविटी का जो ये मार्केशन है ना, इसकी जो कंट्रास्ट है वो इधर से मिलता होगा, लेकिन मिड में जो फ्लूइड है वो ऐसे ब्लैक होगा। ठीक है, तो इस तरह में थोड़ी सी चेंजिंग्स जो है वो आती है। मैंने इसलिए पहले कहा कि अल्ट्रासाउंड का इमेज देखना डिफिकल्ट होता है, सिर्फ वो समझ सकते हैं जो इसके मतलब फर्स्ट हैंड ऑपरेटर्स जो हैं। ये देखें, ये एक अल्ट्रासाउंड का इमेज है, इसमें अब आपको तो नहीं पता चलेगा कि ये क्या क्या है, किस तरह से नजर आ रहा है। ये एक सिंपल मसल का इमेज है, इसका कंट्रास्ट भी देखें बीच में, क्योंकि इसके वो स्ट्रैंड्स बने होते हैं ना मसल में, और फिर इसमें जो है वो पंप वगैरह होता है, सोडियम पोटाशियम पंप, तो उस वजह से भी कुछ इसमें एकोजेनिसिटी हमें नजर आ जाती है मसल्स में। फिर नर्व और टेंडन में भी आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा। और यहाँ पे, सॉरी, ये जो है बोन में देखें, अब यहाँ पे जो बोन है ना, एक्चुअल में बोन आपकी इस एरिया में पड़ी है, ये वाली जहाँ पे स्टार है।
ये एरिया आपका बोन का है, ये यहाँ पे ये बोन और ये बोन ज्वाइन कर रही है, और बीच में इसके जो मसल पास कर रहा है ये एक्चुअल में शोल्डर बोन का वो उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे शोल्डर और हमारी स्कैपुला ज्वाइन करती है आपस में, ये उस एरिया का है। तो कलर डिफरेंस हम लोगों को इतना खास इसके ऊपर पता नहीं चलता, सिर्फ जो पेशेंट देख रहा है वो बता सकता है कि इसमें जो है वो हमें इस तरह की एब्नॉर्मेलिटी मिली है या हमें ऐसी चीज नजर आई है। ठीक है, अब ये देखें, ये फ्लूइड है इसमें, ये नी में उन्होंने यहाँ पे जो ये दिखाया हुआ है ये फ्लूइड की कंसिस्टेंसी के, ये ब्लैक कलर में है, और उसके इर्द गिर्द का एरिया हो सकता है कि ये कोई गॉल ब्लैडर का इमेज हो या कुछ भी, या नी का कोई इमेज है जिसमें जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कोई सिस्टिक सी डेवलप हो रही है, तो उस वजह से ही हम लोगों को ये फ्लूइड इस तरह से नजर आ रहा है। तो आप ये याद रखें कि आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, हाइपर इकोइक, हाइपो इकोइक, आइसो इकोइक एंड एन इकोइक। ठीक है, उस बेस पे फिर आप रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर भी जो स्टोन है वो वाइट ही नजर आएगा, और स्टोन जो है वो एक काम करता है कि वो एक शेडो कास्ट करता है जहाँ पे एक एरिया में होता है ना। लेट्स सपोज कि अगर जीबी में स्टोन है तो वो यहाँ पे स्टोन अगर जीबी के अंदर इधर पड़ा हुआ है तो उसकी एक पूरी सी ऐसे शेड बाकी के एरिया के ऊपर बन जाएगी, वो ब्लैक होगी, वहां पे ये तो ब्राइट होगा लेकिन इसकी वजह से एक ऐसे मास्क कर देगा पूरे एरिया का, मतलब नीचे वाला जो ऑर्गन है उस पे ऐसे ब्लैक सी स्ट्रीक नजर आएगी, तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इस एरिया में कोई स्टोन पड़ा हुआ है। हो सकता है कोई मेटेलिक चीज भी हो, लेकिन हमें पता होता है कि अगर हम गॉल ब्लैडर को व्यू कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ये स्टोन पड़ा होता है। तो जो स्टोन है वो ब्राइट होता है, वो हाइपर इकोइक होता है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है जिसमें आपको ये लिवर का जो सब ऊपर वाले की बात करें तो उसमें गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है। गॉल ब्लैडर में फ्लूइड होता है ना, कौन सा फ्लूइड होता है गॉल ब्लैडर में? बाइल। बाइल। तो उस वजह से वो देखें कि वो उसका इमेज जो है वो हम लोगों को ब्लैक नजर आ रहा है, ये वाला यहाँ पे ये ब्लैक है, और ये जो इसके इर्द गिर्द है ये लिवर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्राइट है ये लिवर गॉल ब्लैडर की मार्केशन, यहाँ पे जो नीचे ब्राइट वाला एरिया है ये वाला, ये एरिया लिवर की मार्केशन है कि यहाँ पे लिवर खत्म हो रहा है, और ये इस तरह से। ठीक है, अब बिल्कुल इसी के नीचे आप इमेज में आ जाएं तो ये मार्केशन आपको नजर आ रही होगी, ये ऊपर वाला एरिया लिवर का है, और क्योंकि राइट साइडेड लिवर के नीचे बिल्कुल किडनी पड़ा होता है तो ये किडनी का इमेज। हम अल्ट्रासाउंड पे ट्रांसवर्स इमेजेस देख सकते हैं, एक ही ऑर्गन को हम डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट साइड से व्यू कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज हम लोगों को उस 2D की फॉर्म में ही नजर आएगा, हम लोगों को उस तरह 3D नजर नहीं आ सकता इस पे, क्योंकि हम रियल टाइम में देख रहे होते हैं, तो वो हम डिफरेंट साइड से जिस साइड से व्यू करेंगे उस साइड से हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये वाला इमेज जो मैंने दिखाया, इसमें ये किडनी का इमेज है, और ऊपर मोस्टली जो है वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया होता है तो ये पिक्चर इस तरह के साथ अटैच होती है, ये जो नीचे वाला है कि ये लिवर है और ये राइट किडनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लिवर का लोब है, और इसी के साथ ये ऊपर गॉल ब्लैडर बनाया हुआ है, ये कुछ ऊपर वाले लेवल पे है, ये थोड़ा सा नीचे करके लिया हुआ है, लेकिन लिया एक ही जगह पे ये इमेज लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन जो है उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है तो इसलिए वो हमें नजर भी डिफरेंट एंगल पे ट्रांसड्यूसर को प्लेस करके जो है नजर आते हैं वो हमें। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अच्छा जी, अब इस साइड के इमेज पे आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो सिंपल एक नॉर्मल इमेज दिखाया हुआ है, लेकिन ये लिवर का इमेज है, और लिवर के इमेज में वो पोर्टल वेन को उसने जो व्हाइट व्हाइट किया हुआ है और ब्लैक ब्लैक हाईलाइट किया हुआ है ना, ये हमारा पोर्टल वेन का एक्चुअल में इमेज है, जो ये है ये और ये मेन पोर्टल वेन है, फिर आगे उसकी ये सारी की सारी ब्रांचेज हैं, ये नीचे उन्होंने इसको मार्क भी किया हुआ है कि इन्फीरियर वेना केवा से जैसे निकलती हैं हेपेटिक वेन्स और पोर्टल वेन्स वो सब, और ऊपर उसने ये वाला एरिया गॉल ब्लैडर का और उसके इर्द गिर्द जो है वहां से एकोजेनेसिटी, क्योंकि वो मार्केशन होती है ना कि वो एरिया उससे डिफरेंट है, यानी कि लिवर का पार्ट तो नहीं है ना गॉल ब्लैडर, उसने एक अलहदा से उसको हाउस किया हुआ है लिवर ने गॉल ब्लैडर को, तो उस एरिया को जो डिफरेंशिएट करने के लिए वो साइड से बाउंड्री जो है उस एरिया में ज्यादा जो है वो ब्राइट करके नजर आ रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इमेजेस हैं, आगे हम पैथोलॉजी वाले देखते हैं। यहाँ पे देखें क्या नजर आ रहा है आपको,
यहाँ पे जीबी में स्टोन पड़ा हुआ है और स्टोन के साथ जैसे ही एरो आपको नजर आ रहा है वो उसकी शेडोइंग नजर आ रही है, ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, यस वो शेडोइंग है उस स्टोन की जो मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से ये जीबी है। यहाँ पे नॉर्मल है मतलब ब्लैक एरिया, लेकिन इसके इस पार्ट में स्टोन पड़ा हुआ है व्हाइट वाला, उस स्टोन की ये आपको यहाँ पे ब्लैकिश नजर आ रही होगी, ये स्ट्रेट यहाँ तक, तो ये शेडोइंग है उस स्टोन की वजह से, उसको अल्ट्रासाउंड शेडोइंग कहते हैं। और ये फ्री फ्लूइड पड़ा हुआ है वो भी ब्लैक है, फिर ये लिवर का ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के इमेजेस आपको साथ अटैच किए हुए नजर आ सकते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे। और यहाँ पे देखें ये हेपेटाइटिस जिनको होता है हेप बी या हेप सी, उन पेशेंट में उनका लिवर का स्ट्रक्चर देखें, एक नॉर्मल वाला देखें और एबनॉर्मल वाला देखें। उसमें देखें वो हाइपोइकोइक सा हो गया हुआ है और उसमें अजीब थिक सा स्ट्रक्चर और ग्रेनी ग्रेनी सा नजर आ रहा है। कैन यू डिफरेंशिएट? ये नॉर्मल है और ये जिनको हेपेटाइटिस है ये उनका है। आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है ना? एक हेल्दी देखें उसका टेक्सचर देखें और इसका नॉर्मल वाले का टेक्सचर देखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो इमेज इतना सा ही अटैच किया होता है उन्होंने, तो इसलिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हम लोगों को जब वो किस तरह से पैथोलॉजीज नजर आ सकती हैं अल्ट्रासाउंड में। ठीक है जी, अब रिपोर्ट देख लेते हैं। लेक्चर का टाइम कम है, अगर तो ये आज इसी में कवर हो गया हमारा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल इधर से कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी जो क्या कहते हैं क्लास वो एक ही है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये रिपोर्ट्स देखने वाली हैं। ओके जी, अब इस रिपोर्ट को पढ़ें। राइट किडनी आप लोगों को सही से शो हो रही है? यस मैम। यस मैम हो रही है। अच्छा जी, लिखा हुआ है राइट किडनी नॉर्मल इन साइज एंड टेक्सचर, नो स्टोन और हाइड्रोनेफ्रोसिस सीन, नो सॉलिड और सिस्टिक मैस सीन। फर्स्ट लाइन से पढ़ी हूँ। लेफ्ट किडनी नॉर्मल इन साइज एंड टेक्सचर, नो स्टोन और हाइड्रोनेफ्रोसिस सीन, नो सॉलिड और सिस्टिक मैस। अब जो लिवर वाले पे आप आ जाएं, लिवर को उसने थोड़ा हाईलाइट करके, जो पैथोलॉजी है उसको उन्होंने हाईलाइट करके लिखा होता है किसी भी रिपोर्ट में, ये याद रखिएगा। तो लिवर वाले पे आप पढ़ें, लिवर साइज ऑफ द लिवर इज डिक्रीज्ड विद, उन्होंने कहा है कि उसका जो साइज है, कुछ में हमने हिपेटोमेगैली पढ़ी थी, यानी कि कुछ केसेस में जो लिवर का साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हमने सीटी के केस में पढ़ा था। तो लिवर साइज ऑफ द लिवर इज डिक्रीज्ड विद ग्रॉसली कोर्स, जैसे हमने हेपेटाइटिस के केस में देखा पीछे, जो नॉर्मल टेक्सचर था और जो दूसरा था वो ग्रॉस था और कोर्स था, थिक सा नजर आ रहा था, ब्लैकिश सा। इरेगुलर आउटलाइन एंड इंक्रीज्ड एकोजेनिसिटी, ठीक है, उसमें वो ब्राइट सा होगा। यहाँ पे इसकी इमेज साथ अटैच है, लेकिन क्योंकि ये इजीली व्यू नहीं हो सकता, ये स्प्लीन है, इधर लिवर है। यहाँ पे देखें तो लिवर आपको ब्राइट सा नजर आ रहा होगा अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो वो, क्योंकि उसका टेक्सचर चेंज हुआ हुआ है इस वजह से उसको उसने लिखा हुआ है कि वो एक्ोजेनिक हो गया, उसकी एक्ोजेनिसिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज एक्ोजेनिसिटी का मतलब भी हाइपर इकोइक होना ही है। ठीक है, फिर पोर्टल वेन मैयर्स दिस एंड नो फ्लो डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द पोर्टल वेन। अच्छा जी, गॉल ब्लैडर थिकन वॉल्स ड्यू टू हाइड्रोप्रोटीनीमिया, यानी कि उसमें ना कोई स्टोन है ना कोई मैस है, लेकिन फिर भी ये जीबी यहाँ पे देखें आप कि जो इसका इस एरिया में ये जीबी जो पड़ा हुआ है, इसकी वॉल्स थिक हुई हुई हैं जो हमें एक्ोजेनिक नजर आ रही हैं, ब्राइट नजर आ रही हैं। और उसकी वजह भी उन्होंने क्या बताई कि हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से ये डेवलप हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, आगे फिर उन्होंने कहा सप्लीन इज एनलार्ज्ड मैयर, फिर सप्लीन उसने लार्ज बताया तो यहाँ पे उसने सप्लीन का हम लोगों को इमेज भी दे दिया है इसके साथ। ठीक है, नो मैस सीन रिलेटेड विद, ठीक है, तो अब इसकी अगर आप एंड पे देखें, उन्होंने लिखा है ग्रॉस अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इज सीन इन एब्डोमिनल कैविटी। इसका मतलब है कि उसको पेशेंट के पेट में, वो जो पेशेंट कह रहा होता है ना पेट में पानी है, तो वो ग्रॉस फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअल में एडीमा होता है या एसाइटिस होता है। अगर पेरिटोनियल कैविटी में है तो एसाइटिस है, तो नीचे और लिवर के जिसको इशू होता है ना, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें एसाइटिस मोस्टली होता है प्रेजेंट। तो देखें उसने इंप्रेशन में क्या लिखा है, सिरोसिस ऑफ द लिवर, क्योंकि लिवर कोर्स भी है, थिक भी है, इरेगुलर भी है और एक्ोजेनिसिटी भी उसकी इंक्रीज हो गई है। तो सिरोसिस ऑफ द लिवर विद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्प्लीनोमेगैली विद स्प्लेनिक फाइब्रोसिस, यानी कि स्प्लीन भी थिक हो गई हुई है। नो फ्लो इन पोर्टल वेन एंड एसाइटिस, तो इसमें उसने फिर आगे खुद ही लिख दिया कि इनका हेपेटाइटिस सी
LFTs और HbA हेपेटाइटिस ए, यानी कि हेपेटाइटिस ए जो है वो जॉन्डिस होता है। तो आप ये करवा के देख लें। ये उसने रिपोर्ट में उसने आगे जो फर्दर रेडियोलॉजिस्ट है उसने ऐड कर दिया। तो ये होती है एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के जिसपे आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से विजुअलाइज होते हैं। मेन चीज रिपोर्ट ट्रीट करने की आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज और डिजीज उसके बैकग्राउंड पे कि वो डिजीज किस तरह की होती है। मुझे बताएं, यहाँ पे सिस्ट का वर्ड यूज हुआ है और मैंने आपको बताया था सिस्ट क्या होती है, तो कोई मुझे बताएगा? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, गुड। अब ये भी एक, ये हैंड रिटन रिपोर्ट है, मेल की है, उसमें उन्होंने प्रोस्टेट ग्लैंड का बताया हुआ है कि वो लार्ज है और इस तरह मेजर कर रहा है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम बताया हुआ है कि क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सीमन को आई थिंक होल्ड करता है, तो उस वजह से जो है वो क्या कहते हैं उसका फ्लूइड